IAS हमारे हैं संतोष कुमार राय जी हैं, जिन्होंने अपनी नोटिंग दी है कि एक पैनिक बटन और एक बस के अंदर पैनिक बटन और CCTV कैमराज हैं, तो हमें मार्शल की नीड नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि राजनिवास में लगे हुए, विधानसभा में लगे हुए सभी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर और पैनिक बटन भी लगे हुए हैं, तो वहाँ से सिक्योरिटी रिमूव कर देनी चाहिए। तो मंत्रियों को भी कोई राइट्स नहीं है, जब कैमरे और CCTV से और पैनिक बटन से आप अपना सेव कर सकते हो अपने आप को, तो फिर आपको सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है? क्यों आप जेट+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं रोड पर? क्यों आपको खतरा है? हमें तो दिवाली पे ये उम्मीद थी, ये जो पिछली दिवाली हमारी गई है, कि हमें बोनस में कुछ गिफ्ट मिलेगा, हमें बोनस मिलेगा, क्योंकि हमने पहले ही कोरोना में बहुत अच्छा काम करा। ये बोनस दिया इन्होंने, ये लेटर निकाल दिया और इस लेटर में क्लियर लिख दिया कि आप लोगों की सेवाएं रद्द कर दी जाती हैं, अब आप लोग हमारी तरफ से फ्री हो। सरकारें हम चुनते हैं कि दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए, कहाँ सुरक्षा हो रही है? बसों में देख लो सुबह क्या हाल है, महिलाओं की सुरक्षा कौन कर रहा है? राम भरोसे। सुनिए केजरीवाल जी, सुनिए LG साहब, करब कब बहाली हो नौकरिया इनके कहिया देबे, दिल्ली सरकार हो नौकरिया इनके कहिया देबे। मैं दोनों सरकारों से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की विनती सुने प्लीज़, हमें हमारी नौकरी वापस कर दी जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किराया नहीं दिया जा रहा है, बहुत दिक्कतें हैं सर। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजघाट के पास के एक इलाके में, जहां पर आज DTC मार्शल्स के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जाता है। और दरअसल प्रोटेस्ट का मुद्दा ये है कि DTC मार्शल्स को बिना किसी सूचना के, बिना किसी अन्य नौकरी के उनको उनके ही नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। अब एक बड़ा सवाल है, इतनी महंगाई में जब किसी के पास रोज़गार हो और उसे अचानक बेरोजगार कर दो, तो वो इंसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा और अपना घर कैसे चलाएगा? इसी को लेके आज यहाँ पर एक आक्रोश दिखाया जा रहा है। जो तमाम पुरुष हैं, तमाम महिलाएं हैं जो DTC में मार्शल्स का काम कर रहे थे, वो यहाँ पे आज अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं और एकजुट होकर सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो DTC की मार्शल्स की जॉब थी वो वापस उन्हें दी जाए, उनको जो उनके जो तमाम सुविधाएं जो थी वो दी जाए। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये मुद्दा क्या है असल में पूरा। आज हम लोग, पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरा नाम मुकेश पाल सिंह है। तो हम सभी कल जो कुछ जिम्मेदार साथी थे, वह सब लोग दिल्ली सरकार के मंत्री श्री सौरभ बहादुर जी के यहाँ मिलने गए थे और रोजगार से अपने सुनिश्चित मांग के लिए गए थे। तो उन्होंने एक जिम्मेदारी का अपना बयान दिया था कि हम सभी दिल्ली के सांसद, आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं और जितने भी मंत्री हैं, सब आपके साथ चलने के तैयार हैं LG साहब के पास। और आपका रोजगार जिस तरह से LG साहब देना चाहते हैं, जिस लेटर पे साइन करवाएंगे वो, या जो भी आदेश वह देंगे, तो उसका हम पूरा पालन करेंगे और उनका कहना मानेंगे। वैसे ही आपको रोजगार देने के हम हित में हैं। तो हम उसी को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई थी कि आगे का कदम हम रखने जा रहे हैं और हमने मंत्री जी के लिए सूचित कर दिया है कि हम डेट डिसाइड कर ली है, वो है अगली आने वाली ये महीने की आने वाली 11 तारीख। तो उस डेट को हम सब निकलने के लिए तैयार हैं और जितनी वहाँ भीड़ आएगी उसी को लेकर हम अपना सवाल रखेंगे। जो रोज़गार के लिए हम जा रहे हैं, LG साहब से मीटिंग में हम भी लोग बैठेंगे, जो कि 5 से 7 लोग अपने नाम हम डिसाइड करके दे रहे हैं वहाँ लेटर में, वो भी उस मीटिंग में बैठेंगे। और जो भीड़ हमारे साथ जाएगी, बेरोजगार भीड़, उसको ही हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। उनसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि हम 1 साल से पीड़ित हैं और इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, और जो हमारी ज़िंदगी मतलब 22 साल की अवस्था पहले थी और कुछ लोगों की तो अब 50-60 के आसपास हो गई है, तो ना तो वो इधर के हैं ना उधर के हैं। जो ये नौकरियां, ये आप लोगों से कब आपको मतलब अचानक बेरोजगार कर दिया गया था? सर, ये हमें 31 अक्टूबर 2023 के लिए बिना कोई नोटिस के दिल्ली सरकार ने रोजगार से छीन के बेरोजगार कर दिया। दिल्ली सरकार के द्वारा? जी, दिल्ली सरकार के द्वारा। उसमें बताया हमें ये गया था कि नोटिस जो है मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भेजा है हटाने के लिए कि इनको अब रोजगार से ना छीना जाए, इन्हें होम गार्ड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया जाए। तो LG साहब को जो उचित लगा, उन्होंने वो उसमें प्रक्रिया अपनाई। अब हमारा कहना यह है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। जैसा काम सरकार ने हमसे लिया,
एक कर्मचारी का काम लिया, एक बस मार्शल एक कर्मचारी का रूप में हमें तैनात किया गया। हमें सिविल डिफेंस से कोई लेना देनी है। सिविल डिफेंस होती है एक डिवीज़न सेवा तक। डिवीज़न में जो वार्डन सेवा होती है वो एक निष्काम सेवा में आती है। अब सरकार ने हमें जो तैनात किया था वो एक पॉलिसी मैटर के तहत, जो भी संज्ञान में एलजी साहब उस समय थे, क्या था क्या नहीं था, पूरी प्रक्रिया चली होगी इनकी, तब हमारी तैनाती की गई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो हम उनसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, सभी दिल्ली सरकार के मंत्रीगण हैं, जो भी सांसद हैं, कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, आप इसकी जांच करें और हमारा जो भविष्य खराब हुआ है, जो बहुमूल्य समय खराब हुआ है, उसको बचाते हुए देखते हुए जीवन ना बर्बाद हो हमारा, क्योंकि हमारा भी पूरा परिवार है, उसका हम भरण पोषण कैसे करेंगे। तो हमारी जो मांग है रोजगार की वो सुनिश्चित की जाए, यही हमारी दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। मैं अपनी शुरुआत करना चाहूँगा आप ही के बयान से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय दिल्ली की बसों में सुबह के समय में एक भी मार्शल नहीं है। मैं, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आनंद विहार, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, आसपास के जो भीड़ भाड़ वाले एरिया में आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ के साथ में कि जो असामाजिक तत्व हैं वो बसों में चढ़ते हैं, वो आए दिन पॉकेटमारी कर रहे हैं, लोगों के फ़ोन छीन रहे हैं, और जो लोग उनका विरोध करते हैं उनको धारदार हथियार से घायल कर रहे हैं। सरकार, दोनों सरकार ने ये इनको बेरोजगार करके अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। वो इसलिए कि मैं दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भी दोबारा से निर्भया जैसा कांड बस में होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी में? बताता हूँ, ये निर्भया कोई छोटा मोटा कांड नहीं था, पूरे देश को, विश्व को हिला देने वाला कांड था, जिससे कि पूरे भारत की आत्मा एकदम जोड़ गई थी कि ये हुआ क्या। अब ये बताइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये देखिए, जिनकी उम्र 45 से ऊपर हो गई है, 50 से ऊपर हो गई है, ये लोग कहाँ जाएंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप यहाँ पर मीडिया लाइन में आप कहीं भी अपनी नौकरी कर रहे हैं तो वो आपको आपकी गलती से निकालेंगे ना, कोई नोटिस देंगे ना आपको 1 महीने पहले, वो आपको बताएंगे ना कि आपकी क्या गलती थी, आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या आपके शरीर में कोई ऐसी चीज़ आ गई है, हमने कुछ ऐसी गलती पकड़ी आपकी कि जिस कारण हम आपको निकाल रहे हैं। लेकिन इनकी गलती क्या थी? ये तो बिल्कुल नियम से अपनी नौकरियां कर रहे थे, और बिल्कुल बहुत सही बात आपने ये एक कही कि हम बिना किसी इक्विपमेंट के काम करते थे, क्योंकि जो असामाजिक तत्व है वो अपने साथ में धारदार हथियार लेकर चलते हैं। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो उनसे लड़े हैं और घायल हुए हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कुछ साथी जो थे वो ऑन ड्यूटी जो घायल हुए थे। एक हमारा साथी है भरत नागपाल जहांगीरपुरी से, जिसका कि एक पैर ड्यूटी के दौरान कट गया है। ऐसे हमारे और भी साथी थे, किसी का हाथ कट गया, उनके शरीर को अन्य क्षति हुई है, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। नंबर 3 बात, पिछले 10 महीनों से ऐसा कोई भी निगम पार्षद या सांसद नहीं बचा है जिसके पास में हमारे लोग ज्ञापन लेकर नहीं गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सरकार के लिए नौकरी देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई उनके लिए उनको सिर्फ एक कागज़ वागज निकालने होते हैं, मंत्रियों की बैठक बैठानी होती है। देखिए, ये सरकारें हम क्यों चुनते हैं? सरकारें हम चुनते हैं कि दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए। कहाँ सुरक्षा हो रही है? बसों में देख लो सुबह क्या हाल है, महिलाओं की सुरक्षा कौन कर रहा है? राम भरोसे। अभी हमने कनॉट प्लेस में एक छोटा सा प्रदर्शन किया था, बिना कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब किए। हमने पोस्टर के जरिए लोगों को अपनी बात रखी थी, उसमें लिखा था, साफ साफ लिखा था कि दिल्ली में बसों की महिलाओं की सुरक्षा राम भरोसे। वो इसलिए कहा है क्योंकि हम प्रूफ के साथ कहते हैं, जब हम उनकी रक्षा कर रहे थे। देखिए, सरकार अगर दोनों आपस में बैठकर कोई रास्ता पहले निकाल लेती तो हमें 10 महीने ना होते। ये आधे से ज़्यादा लोग किराए पर रहते हैं, इनके पास में खाने तक को पैसे नहीं है। ये विनोद पाल जी बैठे हैं, इनके पास में बैंकों के कई नोटिस आ रखे हैं। ऐसे और हमारे साथी हैं जो अपना जेवर गिरवी रखकर अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। मकान मालिक आए दिन उनको ताने देते हैं कि या तो किराया दो या कमरा खाली करो, लेकिन जब इनकी उम्र ही 45 हो गई है, कहीं नौकरी मांगने जाते हैं तो इनके पास में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये नौकरी कहाँ से कर लेंगे? इनके दिल से पूछ के देखिए, इनके चेहरे देख लीजिए, जो इनके मुरझाए हुए चेहरे हैं, इनकी पूरी कहानी बता रहे हैं कि क्या इनके बच्चों का भविष्य होगा, क्या इनका भविष्य होगा, इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, ये कहाँ से अपने परिवार को पालेंगे। दिल्ली जैसे शहर में, जो सिटी में आता है, दिल्ली देश की राजधानी है, उसके अंदर ये आप ही बताइए 10 महीने बिना किसी रोज़गार के कोई सर्वाइव कर लेगा? अगर मैं आप ही से पूछूं तो आप इसको ना करोगे। सरकारों के पास मैंने रिक्वेस्ट कर लिया, कितने हमने प्रदर्शन कर लिए, चंद की राम अखाड़ा, जंतर मंतर, CM हाउस, सब पर हमने अपनी गुहार लगा दी, लेकिन कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है।
पता नहीं क्यों ये आंख मूंद कर बैठे हैं। अरे इनको करना क्या है, अपना एक रेजोल्यूशन पास करना है, जैसे कि नीतियाँ बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, एक योजना बना के आगे भेजनी है, आगे वालों को उनको इसको अप्रूवल करना है। क्यों? अरे यार हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो एक बहुमूल्य समय जिसे गोल्डन पीरियड कहते हैं, हम अपना समय दे चुके हैं। 20-22 साल की उम्र थी हमारी जब लगे थे, अब 30-32 के हो रहे हैं। बताओ, अगर कोई भी इनमें साथी कुछ इंटरव्यू देने गए थे, मैंने भी कोई 1-2 जगह इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन मांग रहे हैं वो एक्सपीरियंस कि अगर हम बोलते हैं कि पब्लिक डीलिंग हमने की है, महिलाओं की सुरक्षा की है, तो उसका रिटर्न में प्रूफ क्या है? किसी के पास कुछ नहीं है। तो इनकी तो गलती भी नहीं है, बिना गलती के निकाला है कि आंदोलन, कोई भी आंदोलन कब होता है? जब सरकारें गलतियां करती हैं तब आंदोलन होता है। अगर सरकार सही कर रही है तो हम भी सरकार के साथ में सहयोग कर रहे हैं सब चीज़ को लेके। हम बिल्कुल, अगर वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें निष्काम करनी है या लोगों की सेवा करनी है, जो कि हम करते आए हैं हमेशा, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन सरकार पहले हमारी सुने तो सही। हमें क्यों यहाँ पर कोई पूछ रहा है? इनको मंत्री आते हैं, अपनी गाड़ियों के शीशे ऊपर करके निकल जाते हैं। अरे जिनके घर में 2 लाख रुपए सैलरी आ रही हो, तो वो हमारा दर्द क्यों नहीं सुन रहा? हम क्या इनसे कोई अपनी सैलरी लाखों के लिए करने के लिए बैठे हैं? अरे 10-15 हज़ार 20 हज़ार में हमारा घर चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, मकानों को किराया दे रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ठीक है जीवन बिल्कुल खुशहाल चल रहा है। लेकिन अब तो इन्होंने बिल्कुल हमें बैसाखी पे ला के छोड़ दिया है। हम बेशक यहाँ पर आकर एक दूसरे से थोड़ा सा हंस बतला लेते हैं, लेकिन हमारा दिल रोता है कि बिना किसी गलती के हमें सरकारों ने निकाला है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से खुलकर भरपूर राजनीति हो रही है। वो एक गेंद लिए इन्होंने, वो इसके पाले में, वो उसके पाले में, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ दोनों सरकारों से, अगर तुम्हारी यही बात चलती रही और दिल्ली में कोई मार्शल बस में ना होने के कारण कोई भी निर्भया कांड होता है, तो दिल्ली क्या पूरे देश की जनता दोनों सरकारों को माफ़ नहीं करेगी। और हम दोनों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी आपके पास में समय है, कोई बीच का रास्ता निकालिए और इन्हें पुनः बहाल कीजिए, क्योंकि इन्होंने 10 से 8 साल दिए हैं, अपना बहुमूल्य समय दिया है, खून पसीना दिया है और अपना कीमती समय दिया है, जो इनका वो कीमती समय अब लौट कर नहीं आ जाएगा। चुनाव दोबारा लौट के आ सकते हैं, चुनाव दोबारा आ जाएंगे, एमसीडी के भी आएंगे, एमएलए के भी आएंगे, लोकसभा के भी आएंगे, लेकिन जो इनकी जीवन के 10 साल निकल चुके हैं, कोई उसे ला के दे सकता है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आए और हमारी बात रखना चाहते हो। सर अब क्या बोलूँ मैं आपको, कैसे अपना दर्द बयां करें कि इंसान रो के अपना दर्द बयां कर सकता है? ऐसा तो नहीं होता ना। हम लोग आ रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, कैसे हम 10 महीने यहाँ पे आ रहे हैं हमें पता है। मैं दोनों सरकारों से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की विनती सुने, प्लीज़ हमें हमारी नौकरी वापस कर दी जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किराया नहीं दिया जा रहा है, बहुत दिक्कतें हैं सर। बोलने से तो खैर आप लोगों सब सरकार को ये लगेगा कि चल रहा है, क्योंकि उनका भरा हुआ है, भरपूर है। वो नहीं समझ सकते कि जो रोड पे उसका क्या दर्द है, वो हम ही जानते हैं। बस देख सकते हैं किस तरह ये इनकी नम आंखें हैं, और जाहिर सी बात है ये जो इन्होंने जो शब्द बोले, इनकी नम आंखें काफ़ी चीज़ें बयां करती हैं कि किस तरह से राजनीति के चक्कर में इन लोगों की नौकरी इनसे छीन ली जाती है। और जाहिर सी बात है ये सभी जो हैं, ये कोई नेता मंत्री नहीं है, ये कोई अच्छे खासे एमएनसी कंपनी में जॉब करने वाले नहीं हैं, ये सभी हैं मिडिल क्लास जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और इन्हीं चीज़ों में इन्हें अपने बच्चों को भी पालना होता है, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी होती है ताकि वो आगे जाकर ग्रोथ कर पाएँ, एक अच्छी नौकरी कर पाएँ, एक अच्छा बिजनेस कर पाएँ। पर उसी में जब इनको दिक्कत हो रही है, इनकी नम आंखें सब कुछ बयां कर रही हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना लगातार इन्हें करना पड़ रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस मिला है आप लोगों को? नहीं सर, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, 11 महीने हो गए हैं, और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी बहुत असर पड़ रहा है। रेंट पे रह रहे हैं, मकान मालिक भी हमें धमकी दे रहे हैं घर खाली करने के लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली में जब से डीटीसी वालों से, जो मार्शल से जब उनकी नौकरी ले ली गई है, तो क्या दिल्ली में बसों के अंदर महिलाएं सेफ़ हैं? नहीं, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हम आए दिन कोई ना कोई घटना सुनते रहते हैं कि आज जेब कतरों ने उसके ब्लेड मार दिया, इसके ब्लेड मार दिया। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है महिलाएं। और हमारा तो घर भी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, घर में कोई भी नहीं है करने वाला। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो ये कि एक घर में पापा होते हैं, भाई होते हैं, दोनों ही नहीं हैं, बस मेरी मदर है और मैं हूँ। और अब जहाँ कहीं जॉब के लिए ट्राई करते हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगते हैं, जो कि नहीं है हमारे पास, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या कुछ कर लें, मगर फिर ये सोचते हैं कि पीछे माँ भी है, कौन संभालेगा उन्हें, कौन क्या करेगा। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुछ भी करके ना हमारे वो अपना समझौता करें आपस में, जो भी है दोनों गवर्नमेंट मिलके, और हमारे लिए कुछ ना कुछ नया करे समाधान। बहुत परेशान है हम इस चीज़ को। एज क्या है मैम आपकी? 23 है।
आपने अभी तक मार्शल्स में कितने टाइम सेवा 4 साल जी। भाई सब दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं जी। और वो दिक्कतें बता पाना बड़ा मुश्किल है। जी। प्रेजेंट टाइमिंग में 2 बैंकों के लोन चलना, घर का खर्चा चलाना, बच्चों को पालना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा लड़का 10वीं क्लास में, छोटा लड़का 8वीं क्लास में है, उन लोगों का खर्चा देखना, माँ बाप की सेवा करना, बीवी की सेवा करना, उन लोगों के खर्चे चलाना, कहाँ से खर्चे लाएं। डेली धरने में बैठना, अगर धरने में ही हम 8-10 घंटे बिताएंगे तो उनका खर्चा कहाँ से चलाएंगे। ये तो कुछ ऐसे कार्य कर रखे थे जिसकी वजह से घर का खर्चा चल रहा है कि घर का खर्चा चले जा रहा है, बाकी कार्य सारा का सारा धरा पड़ा है। प्रेजेंट टाइमिंग में कम से कम 8.5 से 9 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। अब वो 8.5 से 9 लाख रुपए का कर्जा मैं कहाँ से पे करूँ, कौन सी जगह से ले आऊँ पेमेंट की जहाँ से मैं उसको पे कर सकूँ। हर महीने कम से कम 19,500 से 20,000 रुपये मेरे जाने हैं। मुझे ये नहीं पता है मैं कहाँ से लाऊं पेमेंट और कहाँ से पेमेंट कर पाऊँ। देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। जी सर बताइए। सर सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने कीमती समय निकाला और यहाँ पर हमारी परेशानी का दुख दर्द का बांटने का आपने टाइम निकाला। जी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से दोनों सरकार से मेरी यही अपील है कि जो इन लोगों ने हमारे साथ किया, 10,792 लोगों को आज इन्होंने एक इंटीमेशन देके ये हटा दिया कि ये लोग जो हैं इनकी पॉलिसी के तहत ये नहीं आते और इसलिए इन्होंने बेरोज़गार। तो सबसे पहले मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 2013 में निर्भया कांड के बाद हम लोग महिला सुरक्षा के लिए डिप्लॉय किए गए। जी। उसके बाद जब हम डिप्लॉयमेंट, एक तो हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस, डॉक्टर फ़िटनेस सर्टिफिकेट, पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हम पूरी उसके तहत हम भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद उस समय एलजी साहब भी मौजूद थे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे। तो ये लोगों की उपस्थिति में देख रेख के चलते हम लोग भर्ती हुए। 2024 में अचानक इनको ये याद आता है कि ये लोग तो हैं, इनकी पॉलिसी मैटर करती है, पॉलिसी इनकी ये बोलती है कि ये लोग ये ड्यूटी नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय एलजी साहब नहीं थे। अगर आपने 10,792 लोगों को सस्पेंड कर दिया, बाहर कर दिया, तो उन अधिकारियों के ऊपर भी तो आपको चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। उन अधिकारियों का भी क्या सिर्फ उन्हीं के पास अधिकार है हटाने का, लगाने का? उस समय आप लोग कहाँ थे? या तो आप वेल एजुकेटेड हो नहीं, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होते तो आपकी नॉलेज में ये भी होता कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से। ये 2019 का एक लेटर है जिसके अंदर 30/6/2019 को ये बोल दिया गया था कि इन लोगों की जितनी भी सेवाएं हैं सब बंद कर दी जाएं, सब रोक दी जाएं। ये नीचे आप देख सकते हैं स्पेशल सेक्रेटरी के साइन है जिसमें कि डिप्टी सीएम भी खुद इन्वॉल्व हैं। ठीक है। उसके बाद 2019 के बाद स्पेशल सेवाएं थी वो ये एफडी वगैरह थी। 2019 के बाद इन्होंने ये सेवाएं चालू रखी। क्या तब करप्शन नहीं था इस देश में? तब इनको नहीं होश आया कि सिविल डिफेंस गलत है? तो उन लोगों पर इनको एक्शन लेना चाहिए था ना। वो भी तो आईएएस अधिकारी हैं। वो ऐसे 10,792 लोगों के परिवार के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? आप लोगों की कल में जब क्यों नहीं रुकी? आप लोगों को जब क्यों नहीं दिखा कि ये गलत है, इनका पॉलिसी मैटर है? अब आप ये देखिए, 2023 में 31 अक्टूबर को ये नोटिस निकलता है जिसमें लिखा जाता है कि आपकी एक्ट के ब्याह पर हम आपकी सेवाएं रद्द कर रहे हैं। तो 31 अक्टूबर 2023 को यही चीज़ दिखी, उससे पहले क्यों नहीं दिखाई? हमारा तो आपने भविष्य ले लिया, पूरा का पूरा भविष्य छीन लिया, लेकिन जिन लोगों ने हमें लगाया उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो एक व्यक्ति विशेष, उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आईएएस हमारे हैं, संतोष कुमार राय जी हैं, जिन्होंने अपनी नोटिंग दी है कि एक पैनिक बटन और एक बस के अंदर पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमराज हैं, तो हमें मार्शल की नीड नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि राजनिवास में लगे हुए, विधानसभा में लगे हुए सभी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर और पैनिक बटन भी लगे हुए हैं, तो वहाँ से सिक्योरिटी रिमूव कर देनी चाहिए। तो मंत्रियों को भी कोई राइट्स नहीं है, जब कैमरे और सीसीटीवी से और पैनिक बटन से आप अपना सेव कर सकते हो अपने आप को, तो फिर आपको सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है? क्यों आप जेट प्लस सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं रोड पर? क्यों आपको खतरा है? तो जब अब महिलाओं के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो वो इनको मंजूर है। अब कुछ नहीं हो रहा, अब दिल्ली सेफ है बिल्कुल। मतलब ये लोग ये चाहते हैं, अब जैसे 2013 में निर्भया कांड हुआ तो इनको याद आया कि बस के अंदर ये कांड हुआ है, तो बस में हमें एक सिक्योरिटी लगानी चाहिए, तो इन्होंने मार्शल डिप्लॉय करे। अब एक
आपने देखा होगा कोलकाता में उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ, कितना बड़ा है वो इंसिडेंट, कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है। अब इन लोगों की आँख खुल गई तो अब ये डॉक्टरों को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और वहाँ पे ये जितने भी अपने पूर्व सैनिक हैं उनको तैनात कर रहे हैं। तो मतलब आप लोग वेट करते हैं कि कब इंसिडेंट हो और कब हम उस पर एक्शन लें। तो आप पहले से आप प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते कि हम अब 10,792 लोग ये कब से रोड पर पड़े हुए हैं, 9-10 महीने आ गए, तो हमने क्या गलत करा। कोरोना में कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। आप ही लोग देखिए, मीडिया भी बहुत कम कवर कर रही थी, बहुत कम कवरेज कर रहे थे, क्योंकि बाहर निकलना और किसी के साथ टचअप में आना बहुत ज़्यादा वो था। लेकिन एक बाप एक अपने बच्चे को कंधा नहीं दे पा रहा था तो सिविल डिफेंस रोड पे उतरी थी। तो हमें अपने घर परिवार की चिंता नहीं थी, हमें हमारा परिवार नहीं था। तो हमें तो दिवाली पे ये उम्मीद थी, ये जो पिछली दिवाली हमारी गई है, कि हमें बोनस में कुछ गिफ्ट मिलेगा, हमें बोनस मिलेगा, क्योंकि हमने पहले ही कोरोना में बहुत अच्छा काम करा। ये बोनस दिया इन्होंने, ये लेटर निकाल दिया और इस लेटर में क्लियर लिख दिया कि आप लोगों की सेवाएं रद्द कर दी जाती हैं, अब आप लोग हमारी तरफ से फ्री हो और आप कहीं पर किसी भी ड्यूटी नहीं कर सकते किसी भी। तो ये कहाँ का ये तो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया तुमने, तो पूरे भविष्य के साथ ही छेड़छाड़ कर दिया। अब हम लोगों की एज कैटेगरी जो फैक्टर है, जिस समय हम लगे थे 18 से 20, आज हम 28 से 30 जा रहे हैं। और आपको भी पता होगा कि अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज में भी अगर अपना अप्लाई करें तो एप्लीकेंट के लिए जो एज कैटेगरी रखी जाती है वो 21 से 24, 24 से 25 नॉर्मल है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की सर्विसेज हो या कोई भी सर्विसेज हो। तो हम लोग अब कहाँ जाएँ? प्राइवेट सेक्टर में आपने जाने लायक छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, एक्सपीरियंस लेटर कुछ है नहीं। ये बोलें कि बस में खड़े रहते थे, सेवा करते थे, तो सुरक्षा के लिए तो प्राइवेट कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो हम ये थोड़ी डिजर्व करते थे हम लोगों ने। तो मैं आपको बता नहीं सकता, बसों में बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो इन लोगों को पता भी नहीं है। मैं 26 जनवरी से पहले कश्मीरी गेट में ड्यूटी कर रहा था, तो ड्यूटी के दौरान 21 जनवरी का ये इंसिडेंट था। हमारे को नीचे से सिक्योरिटी की तरफ से कॉल आया कि एक पर्सन जो है वो उसके जो एक्सरे मशीन है उसमें से पता लगा है कि उसके पास एक गन है, तो हमें वो चीज़ पकड़नी है। तो वो मिसहैपनिंग हो सकती थी, हमने अपनी जान पे खेल के उस बंदे को पकड़ा और उससे वो गन ली और उस बंदे को वेरीफाई करा, तो हमारी जान को खतरा नहीं था। और 26 जनवरी उसी दौरान नज़दीक थी। फायर इंसिडेंटों में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मैं खुद ही झुग्गियाँ पड़ती हैं हनुमान मंदिर के नज़दीक, वहाँ की मेरे पास सारी चीज़ हैं, कॉल भी हमने किया था। तो मैं सिलेंडर लेकर, भरा हुआ सिलेंडर लेकर निकला था उस झुग्गी में से, तो मेरी जान को खतरा नहीं था। वो फट जाता तो मेरे साथ क्या होता। तो फिर भी इन लोगों ने ये गंदी राजनीति अगर करनी थी तो मैं दोनों सरकार से कहना चाहूँगा, उन लोगों को भी सस्पेंड करिए, क्योंकि वो भी इसमें बराबर के हकदार हैं। अगर हमारा हक उन्होंने छीना है, उनको लगता है कि हम रोज़गार नहीं कर सकते, तो उन्हें भी रोज़गार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग 2013 से लेकर 2024 तक अपने अपने कार्यालयों में मौजूद थे और आपकी नोटिंग से ही हम लगाए गए थे। कोई हम प्राइवेट सेक्टर से या किसी ठेकेदार के थ्रू नहीं लगे। तो करप्शन में आप लोग भी इन्वॉल्व होते हो। तो मैं तो चाहता हूं कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी पुष्टि होनी चाहिए और इन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने 10,792 लोगों के साथ ये गंदी राजनीति करी, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एलजी साहब और केजरीवाल जी से दोनों साथ जोड़ के मैं एक छोटा सा है उसको मैं सामने आग्रह कर रही हूँ। सुनिए केजरीवाल जी, सुनिए एलजी साहब, करब कब बहाली हो नौकरिया इनके कहिया देबें। दिल्ली सरकार हो नौकरिया इनके कहिया देबे। एलजी सरकार हो नौकरिया इनके कहिया देबे। इनके परिवार के भविष्य कैसे सुधरी हो नौकरिया इनके कहिया देबे। इनके माई बाप के, इनके बच्चे के भविष्य कैसे सुधरी हो नौकरिया इनके कहिया देबे। दिल्ली सरकार हो नौकरिया इनके कहिया देबे। सन 64 के हवाला देके दियल रोडे पर उतारी हो नौकरिया इनके कहिया देबे। दिल्ली सरकार हो नौकरिया इनके कहिया देबे। एलजी सरकार हो नौकरिया इनके कहिया देबे। 11,000 मार्शल के सेवा करके दिल रोडे पर उतारी हो नौकरिया इनके कहिया देबे।
दिल्ली सरकार हो नौकरिया इनके कहिया देवे, इनके परिवार के भविष्य कैसे सुधरी हो नौकरिया इनके कहिया देवे। एलजी सरकार हो नौकरिया इनके कहिया देवे, अपने त जाके बैठे शीशा महल में, इनका के दिल सबके रोड पर उतारियो नौकरिया इनके कहिया देवे। एलजी सरकार हो नौकरिया इनके कहिया देवे। मैं एलजी साहब और केजरीवाल जी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आज तक ले कोरोना काल में हर जगह हम लोग बहुत साथ दिए हैं और ड्यूटी भी किए, लेकिन आज तक कोई किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आज ना कोचिंग जा रहे हैं, ना घर पे जा रहे हैं, ना चूल्हा गैस, सबके दिक्कत हो गई है। तो हम ये रिक्वेस्ट यही करेंगे, जिस तरीक़ा से हम लोग के इनके 2 बार 3 बार जितना बार हम लोग सरकार बनाए हैं उसी तरह बनाएंगे। अगर हमारे साथ जो सरकार देगा उन्हीं को इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। कोई सरकार हम लोग के बस हमारी रोजी रोटी बहाली कर दे, 60 साल के करके हमारी बहाली करें, उसके साथ हम लोग रहेंगे। 1000 2000 नहीं है, यहाँ 5 लाख बंदे हैं हमारे परिवार, हम लोग के परिवार से 5 लाख हैं, 16,000 मार्शल हैं, लेकिन हमारे मार्शलों के बस रोजी रोटी कर दे वापस, जिस तरह रोजगार था वापस कर दे 60 साल के करके। आज ये सरकार आए, कल वो सरकार आए, उठा के रोड पर ना उतारे।